नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज SOHS, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर CHBHC, हिंदी CNSHC 001 ग्रह आधारित देखभाल, खंड 2 ग्रह आधारित देखभाल संबंधी स्वास्थ्य दशाएं समस्याएं, इकाई 2 मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य दशाओं समस्याओं की प्रस्तुति। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य दशाओं समस्याओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, मस्तिष्क में अबुर्द, ट्यूमर्स, पार्किंसन रोग, अल्जाइमर, अल्जाइमर्स रोग, हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल रोगों को परिभाषित कर सकेंगे। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाली इन दशाओं के सामान्य कारणों एवं नैदानिक लक्षणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। इन दशाओं से ग्रस्त रोगियों की घर में देखभाल संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने मानव देह तंत्र की संरचना एवं प्रकारों की संक्षेप में चर्चा की थी। इन तंत्रों को भलीभांति समझकर अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शरीर के कार्य किस प्रकार स्वास्थ्य दशाओं में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। अतः अब हम सामान्य रूप से शरीर के विविध तंत्रों और विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं की चर्चा इस इकाई में करेंगे। तंत्रिका रोगों से ग्रस्त मरीजों की देखभाल भिन्न भिन्न किस्म की और साथ ही जटिल भी होती है। मरीज एवं इनके परिवार इन रोगों, शारीरिक गड़बड़ियों के प्रभाव को अपने जीवन के सभी पहलुओं में महसूस करते हैं। रोग प्रक्रिया की समझबूझ, रोगी की पहचान से जुड़े लक्षण और ऐसे खास रोगों के उपचार से जुड़ी वर्तमान जानकारी आपको सहयोगपरक देखभाल के जरिए रोगियों की प्रकार्यात्मक फंक्शनल योग्यताओं को अधिकाधिक बेहतर बनाने के योग्य बनाएगी। आइए अब मस्तिष्क से संबंधित दशाओं समस्याओं के बारे में चर्चा करें। तत्पश्चात हम रीढ़ की चोट से प्रभावित रोगी की देखभाल की चर्चा करेंगे। 2 मस्तिष्क अबुर्द ब्रेन ट्यूमर्स। परिभाषा। मस्तिष्क का ट्यूमर मस्तिष्क के किसी खास भाग की वृद्धि है जो खोपड़ी के भीतर किसी खास जगह पर पनपने लगती है। संकेत एवं लक्षण। मस्तिष्क का कोई खास भाग निम्नलिखित जैसे कुछ खास लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है। सिर दर्द। सिर का दर्द पूरे सिर का या किसी भाग का हो सकता है और सुबह के समय ये दर्द अपेक्षाकृत काफी तेज होता है। उल्टी आना। मस्तिष्क के पीछे के ट्यूमर से ग्रस्त रोगियों को उल्टी आ जाती है। देखने में गड़बड़ी, जैसे दृष्टि में धुंधलापन और धीरे धीरे नजर आना बंद हो जाना। स्मृति संबंधी दोष, काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, प्रतिक्रिया देने में काफी वक्त लगाना और हिसाब किताब करने में कठिनाई महसूस करना। ज्ञान संबंधी दोष, किसी भी बात को तुरंत भूल जाना या किसी भी बात को लंबे समय तक याद न रख पाना, ध्यान केंद्रित करने और निगरानी रखने में कठिनाई महसूस करना, प्रतिक्रिया देते समय काफी समय लेना और हिसाब किताब करने में कठिनाई महसूस करना। मुख्य शारीरिक संकेत, नब्ज का धीरे चलना, अनियमित श्वसन, निम्न रक्तदाब। झटके आना, सीजर्स, झटके आना या मिर्गी का दौरा पड़ना। पेशियों की कमजोरी, रोगी का स्वयं चलने फिरने या बैठने के योग्य न होना। रोगी की सहयोगपरक देखभाल। 1 वायुमार्ग को अवरोध मुक्त बनाए रखना। श्वसन एवं नब्ज दर के बढ़ने पर निगरानी बनाए रखना। रोगी को खांसी करके या गहरे सांस लेकर थूक बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना। सिर को पीछे से 30 डिग्री पर उठाना अर्थात थोड़ा सा ऊंचा बनाए रखना। रोगी को किसी एक करवट पर बनाए रखना ताकि मुख से थूक या अन्य कोई भी स्राव आसानी से बाहर टपक जाए। 2 उच्च इंट्राक्रेनियल दाब वाले उच्च जोखिम ग्रस्त रोगियों की देखभाल। सिर को पीछे से हल्का सा ऊंचा अर्थात 30 डिग्री के कोण पर बनाए रखें। महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षणों पर निगरानी बनाए रखें और शरीर के तापमान को 98.4 डिग्री F पर बनाए रखें। रोगी की बेचैनी, उत्तेजना आदि पर निगरानी बनाए रखें और डॉक्टर के आदेशानुसार रोगी को दवाई देते रहें। शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित सीमाओं के आधार पर रोगी के रक्तचाप पर निगरानी बनाए रखें। 3 रोगी की आंखों के आसपास की सूजन, पेरिओक्यूलर एडिमा को दूर करें। रोगी के आंखों पर आइस पैक लगाएं। जांच करें कि सिर की पट्टी कसी तो नहीं है। 4 तरल पदार्थों एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होने का भारी खतरा। रोगी को तरल पदार्थ, पानी आदि कैसे और कब देना है अर्थात इस संबंध में निर्मित चार्ट अर्थात IO चार्ट संबंधी हिदायतों पर ध्यान बनाए रखें। चार्ट संबंधी हिदायतों को कैसे बनाए रखना है अर्थात ये जानने के लिए देखिए प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 11। मूत्र की धार कितनी तेज है अर्थात मूत्र विशिष्ट गुरुत्व पर निगरानी बनाए रखें और यह भी देखें कि मूत्र का रंग काफी गहरा है या नहीं।
मूत्र का नमूने लेने और इसकी जांच के लिए देखें प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 9। 5 निगलने में कठिनाई। मुंह से तरल पदार्थ आदि देना शुरू करने से पहले रोगी की भोजन, पानी आदि को निगल पाने की क्षमता का निर्धारण करें। यदि मुख स्रावों से भरा हुआ है तो इसका अर्थ है कि निगलने संबंधी रिफ्लेक्स का अभाव है और इसी वजह से रोगी आंशिक या पूर्ण रूप से निगलने के योग्य नहीं है। रोगी को 200-300 मिली वाली रायल ट्यूब से तरल पदार्थ हर 2-3 घंटों में दें। आपको रोगी की नासिकाओं नॉस्ट्रल्स को तीलीनुमा गीले पोहों से साफ करना होगा। रायल ट्यूब से तरल पदार्थ आदि देने की प्रक्रिया को समझने के लिए देखें प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 101। यदि रोगी मुंह से भोजन, तरल पदार्थ आदि का सेवन नहीं कर रहा तब भी रोगी की दांतों, जीभ आदि की साफ सफाई बनाए रखें। रोगी के होंठों को नम बनाए रखने के लिए होठों पर बोरोग्लिसरीन लगाएं। 6 रोगी की सुरक्षा। रोगी को चोट से बचाने के लिए रोगी के बिस्तर के दोनों ओर रेलिंग लगाएं। हर 2 घंटों के बाद रोगी की करवट बदल दें ताकि रोगी को बेड सोर न हो और रोगी की छाती में बलगम आदि जमा न हो पाए अर्थात हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया से बचाव करें। रोगी को बेडसो से बचाने के लिए प्रेशर बिंदुओं की ओर पूरा ध्यान दें। रोगी को सीधी अपराइट बैठने की स्थिति में रखें। यदि रोगी अपने हाथ पांव को हिलाने डुलाने के योग्य न हो तो बेहद हल्के फुल्के व्यायाम से ही रोगी को हाथ पांव हिलाने बुलाने के योग्य बनाएं। तेज व्यायाम से बचें। अधिक जानकारी के लिए देखें कौशल 7। फुट ड्रॉप से बचाव के लिए सैंडबैग का प्रयोग करें और पैरों को सही स्थिति में रखने के लिए या पैरों को सहारा देने के लिए फुटबोर्ड का प्रयोग करें। 7 मूत्र को बिना कारण बहने से रोकना यूरिनरी रिटेंशन। रोगी को स्वनियंत्रित फोली कैथीटर पर रखें। कैथीटर पर क्लैंप लगाएं और क्लैंप को हर 4 घंटों के बाद खोल दें। इससे ब्लैडर टोन में सुधार होगा। महिला रोगियों के मामले में महिला को मूत्र मार्ग संक्रमण से बचाने के लिए हर 4 घंटों के बाद महिला रोगी की साफ सफाई पर ध्यान दें। मूत्र कैथीटर एवं थैली हर 7वें दिन बदल दें। कब्ज होने की स्थिति में यदि रोगी मुंह से खाने पीने के योग्य हो तो रोगी को तरल पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। रोगी को यथाशीघ्र चलाएं फिराएं विरेचक माइल्ड लैक्सेटिव्स या मल मृदुकारी स्टूल सॉफ्टनर्स दें। 8 घाव की देखभाल और मृदु। यदि शल्य चिकित्सा के बाद घाव से कोई भी स्राव बहता नजर आए तो घाव को कीटाणु रहित रुई के फोहे से ढक दें और यदि स्राव काफी भारी मात्रा में बहता हो तो तुरंत रोगी के परिवार सदस्य या डॉक्टर को सूचित करें। 2.3 सिर में चोट लगना। सिर में चोट लगने से मस्तिष्क अपने सामान्य प्रकार्यों को समुचित ढंग से पूरा नहीं कर पाता। सिर की चोट का असर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है अर्थात इससे खोपड़ी को चोट लग सकती है और मस्तिष्क उत्तक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। सिर की चोट से प्रभावित संरचना में तालू, खोपड़ी की हड्डियां और मस्तिष्क कोशिकाएं सम्मिलित हैं। सिर की चोट का कारण यकायक गिर पड़ना, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और खोपड़ी में बंदूक की गोली लगना आदि हो सकता है। संकेत एवं लक्षण। होश हवास में न रहना या सुध-बुध खो बैठना, सिर में दर्द, बेचैनी, उत्तेजना, श्वसन क्रिया का बढ़ना, घटना, आंखों, नाक और कान से रक्तस्राव, हाथ पैरों का काम न कर पाना, हाल ही की घटना को तुरंत भूल जाना। सिर की चोट से ग्रस्त रोगी की देखभाल। सिर की चोट से ग्रस्त रोगी की देखभाल निम्नलिखित पर केंद्रित होनी चाहिए। ध्यान देना कि रोगी की सुध-बुध का स्तर, रोगी को उल्टी आना, रक्तचाप का बढ़ जाना और नब्ज की दर का निम्न होना आदि जैसे लक्षण समय समय पर बदल जाते हैं या स्थिर रहते हैं। ध्यान देना कि रोगी की पुतलियां आईबॉल्स फैल तो नहीं गई क्योंकि ऐसी स्थिति इंट्राक्रेनियल दाब के बढ़ जाने को दर्शाती है। रोगी से समय, जगह और व्यक्ति के बारे में पूछें ताकि सुनिश्चित हो कि रोगी की याददाश्त ज्यों की त्यों है। रोगी के सिर को थोड़ा सा ऊंचा 30 डिग्री पर रखें ताकि खून का दौरा सिर की बजाय नीचे की तरफ हो और सिर की सूजन कम हो। यदि रोगी के मुंह में बहुत सा स्राव एकत्र हो गया है और खांसी रिफ्लेक्स का अभाव है अर्थात रोगी गले को खंगालने की हालत में नहीं है तो उसे एक करवट वाली स्थिति में रखें। अधिक जानकारी के लिए देखें कौशल 6 और 13। रोगी की करवट को हर 2 घंटे के बाद बदल दें। यदि रोगी बेहोश हो गया है तो प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 13 के अनुसार चूषण सक्शनिंग विधि को अपनाएं। रोगी रायल ट्यूब फीडिंग पर भी हो सकता है। देखें प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 10। यदि रोगी को दौरा फिट पड़ जाए तो खंड 1 इकाई 4 में बताई गई विधि के अनुसार दौरे पर ध्यान दें। रोगी को रोजाना के जीवन की क्रियाओं को पूरा करने में सहयोग दें जैसे रोगी को सर्वप्रथम प्रभावित अंगों पर पट्टी बांधना सिखाना। रोगी को उन कामकाजों को स्वयं पूरा करने के लिए प्रेरित करें जिन्हें वो करने के योग्य है। चल फिर न पाने की वजह से भोजन को पचाना भी कठिन हो जाता है जिससे रोगी को कब्ज हो सकती है।
अतः रोगी को उच्च रेशेदार भोजन दें। रोगी को प्रैक्टिकल मैनुअल 1 कौशल 7 में हाथ पांव से संबंधित चर्चित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। ध्यान देना कि रोगी की पुतलियां आईबॉल्स फैल तो नहीं गई, क्योंकि ऐसी स्थिति इंट्राक्रेनियल दाब के बढ़ जाने को दर्शाती है। रोगी से समय, जगह और व्यक्ति के बारे में पूछें ताकि सुनिश्चित हो कि रोगी की याददाश्त ज्यों की त्यों है। रोगी के सिर को थोड़ा सा ऊंचा 30 डिग्री पर रखें ताकि खून का दौरा सिर की बजाय नीचे की तरफ हो और सिर की सूजन कम हो। यदि रोगी के मुंह में बहुत सा स्राव एकत्र हो गया है और खांसी रिफ्लेक्स का अभाव है, अर्थात रोगी गले को खंगालने की हालत में नहीं है, तो उसे एक करवट वाली स्थिति में रखें। अधिक जानकारी के लिए देखें कौशल 6 और 13। रोगी की करवट को हर 2 घंटे के बाद बदल दें। यदि रोगी बेहोश हो गया है तो प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 13 के अनुसार चूषण सक्शनिंग विधि को अपनाएं। रोगी रायल ट्यूब फीडिंग पर भी हो सकता है, देखें प्रैक्टिकल मैनुअल 2 कौशल 10। यदि रोगी को दौरा फिट पड़ जाए तो खंड 1 इकाई 4 में बताई गई विधि के अनुसार दौरे पर ध्यान दें। रोगी को रोजाना के जीवन की क्रियाओं को पूरा करने में सहयोग दें, जैसे रोगी को सर्वप्रथम प्रभावित अंगों पर पट्टी बांधना सिखाना। रोगी को उन कामकाजों को स्वयं पूरा करने के लिए प्रेरित करें जिन्हें वो करने के योग्य है। चल फिर न पाने की वजह से भोजन को पचाना भी कठिन हो जाता है, जिससे रोगी को कब्ज हो सकती है। अतः रोगी को उच्च रेशेदार भोजन दें। रोगी को प्रैक्टिकल मैनुअल 1 कौशल 7 में हाथ पांव से संबंधित चर्चित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। 2.4 पार्किंसन रोग। परिभाषा: यह ऐसा रोग है जो समय के साथ बद से बदतर हो जाता है और इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये रोग शरीर के मध्य भाग को प्रभावित करता है, जो शरीर के चलने फिरने की क्रियाओं को नियंत्रित एवं विनियमित करता है, और इसी वजह से अंततः अक्षमता पनप जाती है। ये रोग क्यों होता है, इसका मुख्य कारण पता नहीं चलता। अपेक्षाकृत कम सामान्य कारणों में आनुवंशिक, टॉक्सिन एवं सिर की चोट आदि सम्मिलित है। संकेत एवं लक्षण: कंपन ट्रेमर्स। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के हाथ पैर बेहद मंद गति से कांपते रहते हैं और हाथ पैर हिल डुल नहीं पाते, अर्थात हाथ पैरों में अकड़न आ जाती है। पेशियों में निरंतर जकड़न। हाथ पांव की पेशियां रोगी के हिल डुल न पाने की वजह से निरंतर सख्त हो जाती है। इस जकड़न के कारण व्यक्ति कोई भी क्रिया नहीं कर पाता और उसकी चाल झटकेदार हो जाती है। पेशियों और जोड़ों में दर्द। शारीरिक मुद्रा वो झुकाव स्टूप आ जाता है। रोगी आगे की तरफ झुकने लगता है और चलते समय छोटे छोटे कदम उठाता है। चित्र 2.1। रोगी का रक्तचाप निम्न हो जाता है और उसे बेहद पसीना आता है। नींद में गड़बड़ी। रोगी रात की तुलना में दिन में अधिक सोता है। अल्पविराम रोगी का रक्तचाप निम्न रहता है। उसे अत्यधिक पसीना आता है। मूत्र उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं रहता। शरीर का भार कम हो जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखिए। चित्र 2.1 पार्किंसन रोगी की झुकी स्टूप्ड मुद्रा। रोगी के शारीरिक संकेतों को सामान्य रेंज में बनाए रखने के लिए उसे जरूरी औषधियां दी जाती हैं, ताकि इन औषधियों के सेवन से रोगी के शरीर में बिना कारण कंपन न हो और रोगी का कब्ज से बचाव बना रहे। सहयोगपरक देखभाल: इस रोग का कोई उपचार नहीं होता। दवाइयों से रोगी को से रोग संबंधी लक्षणों से निजात मिलती है। पेशियों की कमजोरी के कारण शारीरिक गतिशीलता का क्षीण होना। रोगी को चलने फिरने संबंधी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम कराएं। रोगी के दैनिक व्यायाम कार्यक्रम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। रोगी को गुनगुने पानी से स्नान कराएं एवं मालिश करें। रोगी को संगीत की लय पर चलने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। चलते समय रोगी को गहरे श्वास लेने के लिए प्रेरित करें। रोगी को बीच बीच में निरंतर आराम करने दें। रोगी को चलने फिरने में सहयोग देने के लिए उसे सहयोगपरक साधन प्रदान करें। जब रोगी चले फिरे तो उसकी राह के अवरोधों को दूर करें। रोगी के साथ आपसी विश्वास का रिश्ता विकसित करें। सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा दें। रोग के कारण आने वाले बदलावों से तालमेल स्थापित करने के लिए अनिवार्य जानकारी प्रदान करें। जोर जोर से पढ़ने, गाना गाने और ऊंची आवाज में बोलने से वायदोष को दूर किया जा सकता है। रोगी को छोटे छोटे वाक्यों में बातचीत करने को कहें। रोगी को बोलने से पहले 2 गहरे श्वास लेने को कहें। लेखन संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिए संप्रेषण की वैकल्पिक विधि विकसित करें। रोगी को रोजाना मल त्यागने की आदत विकसित करने को कहें। रोगी को अधिकाधिक तरल पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। रोगी को उच्च रेशेदार भोजन के सेवन के लिए प्रेरित करें। जकड़न से बचाव के लिए रोगी को निम्नलिखित करने के लिए प्रेरित करें। जकड़न संकुचन से बचाव के लिए रोगी को भिन्न भिन्न प्रकार के हिलने डुलने या चलने फिरने संबंधी व्यायाम कराएं।
रोगी को कूल्हों के भार पर सीधे सिर की अवस्था में खड़ा करें और इस अवस्था में दोनों पैर आपस में 8-10 इंच की दूरी पर हों। रोगी को सैर के लिए उपयुक्त जूते पहनाएं। रोगी को लंबे कदम लेने और भुजाओं को हिलाने डुलाने का अभ्यास कराएं। जकड़न के मामले में अंग को एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर साइड टू साइड कोमलता से हिलाएं डुलाएं। रोगी को गिरने से बचाने के लिए उसे ऐसा व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें जिससे रोगी का संतुलन बेहतर बने। रोगी को लंबे कदम उठाने का अभ्यास कराएं। रोगी को सिर और गर्दन संबंधी व्यायाम करना सिखाएं। रोगी को सीधी मुद्रा बनाए रखने को कहें और उसे चलते समय एकदम सीधा देखने को कहें। रोगी को रबड़ के सोल वाले जूते पहनाएं। रोगी की चलने फिरने की राह के अवरोधों को दूर करें। बिस्तर से वॉकर की सहायता से उतरने और उचित चौड़ी चाल बनाए रखने में रोगी की सहायता करें। रोगी की कपड़े पहनने एवं तैयार होने में सहायता करें। 2.5 अल्जीमियर रोग। परिभाषा। अल्जीमियर रोग एडी से व्यक्ति की यादाश्त, सोचने समझने, हिसाब किताब करने की शक्ति, रोगी की भाषा, उसकी सीखने की क्षमता और दैनिक जीवन के निजी कार्यकलापों को सही ढंग से करने की पर्याप्त क्षमता निरंतर धीरे धीरे घटने लगती है। इस रोग के सही कारण का पता नहीं चल पाता। इस रोग की वजह उच्च रक्तचाप या सिर की चोट या दिल का दौरा या मधुमेह रोग आदि का लंबा इतिहास हो सकता है। संकेत एवं लक्षण। एडी रोग के चेतावनी संकेत है। एक ही प्रश्न को बार बार पूछना। एक ही कहानी को एक एक समान शब्द के आधार पर बार बार सुनाना। उन सभी कार्यों को करना भूल जाना जिन्हें पहले आसानी से एवं नियमित आधार पर किया जाता था, जैसे खाना पकाना या किसी खास चीज की मरम्मत करना या ताश के पत्ते खेलना आदि भूल जाना। जरूरी बिल अदा करना या अपनी चेकबुक का रखरखाव आदि करना भूल जाना। घर के चिरपरिचित वातावरण को भूल जाना या घरेलू वस्तुओं सामान आदि को गलत जगह पर रख देना। नहाने से जी चुराना और समान कपड़ों को बार बार पहनना और व्यक्ति का इस बात पर जोर देना कि उसने पहले ही नहा लिया है या इस बात पर जोर देना कि उसने जो कपड़े पहने हैं वे अभी भी साफ हैं और वो इन्हीं कपड़ों को पहनेगा। जो जरूरी निर्णय व्यक्ति पहले स्वयं करता था, अब उनके लिए किसी और पर या पति का पत्नी या पत्नी का पति पर निर्भर होना और नई बात को सीखने में कठिनाई महसूस करना। रोग के बढ़ने के साथ रोगी में निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं। बोल न पाना, अफेजिया, बोलने में कठिनाई, बोलने संप्रेषण के योग्य न होना। चल फिर न पाना, अप्रैक्सिया, सही ढंग से चल न पाना। इंद्रिय दोष, एग्नोजिया, इंद्रियों के जरिए सामान्य चीजों को पहचान न पाना। दैनिक जीवन के कार्यकलापों को न कर पाना। व्यक्तित्व में बदलाव, चिड़चिड़ापन। एडी रोगियों की सहयोगपरक देखभाल। एडी रोग लाइलाज है। इसका सामान्य उपचार सहयोगपरक किस्म का है। जरूरी लक्षणों को दूर करने के लिए रोगी को दवा देना। रोगी की उत्तेजना एवं घबराहट को नियंत्रित करने के लिए उसे एंटीसाइकोटिक औषधियां देना। हार्मोन प्रतिचयन रिप्लेसमेंट चिकित्सा देना, उदाहरण के रूप में इसकी रोग को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उत्तेजना एवं बेचैनी को कम करने के लिए उत्तेजना मुक्ति एंटी एंजाइटी कर्मक एजेंट्स का प्रयोग करना। दौरे फिट को नियंत्रित करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां देना। कब्ज से निजात पाने के लिए मृदु विरेचकों लैक्सेटिव्स या मल मृदुकारी सॉफ्टनर्स का प्रयोग करना। चोट से बचना। जरूरी चीजों जैसे पानी, काल बेल आदि को रोगी की आसान पहुंच के दायरे में ही रखें। कमरे से अतिरिक्त फर्नीचर एवं अनुचित उपकरणों यंत्रों आदि को बाहर कर दें। रोगी को फिसलन रहित जूते पहनने को कहें। रोगी को गिरने से बचाने के लिए कमरे में प्रकाश का उचित प्रबंध करें। रोगी में गति भ्रंश एटैक्सिया का पता लगाएं और उसे सहारे से चलने को कहें। रोगी को गाड़ी चलाने से परहेज करने को कहें। अपनी देखभाल न कर पाना। नियमित कार्यों को बनाए रखें। रोगी को उपलब्ध विकल्पों को न्यूनतम करें। क्रियाकलापों की पहचान के लिए तस्वीरों का प्रयोग करें। रोगी को एक समय में एक ही काम करने को कहें। रोगी में हड़बड़ाहट उत्पन्न न करें। पोषणिक असंतुलन। रोगी को उसके जाने पहचाने भोजन दें। रोगी को उच्च कैलोरी युक्त एवं रेशेदार भोजन दें। रोगी को अधिकाधिक तरल पदार्थ पिलाएं। सुनिश्चित करें कि रोगी के दांतों की देखभाल ठीक ढंग से हो रही है और उसके नकली दांत यदि है तो सुनिश्चित करें कि उनकी फिटिंग ठीक है या नहीं। यदि रोगी के मुख से कुछ टपक जाए तो रोगी को गुस्सा न करें बल्कि प्यार से खायों को साफ कर दें। अभंगुरित अनब्रेकेबल प्लेटों और ऐसे कपों का प्रयोग करें जिनसे कुछ बाहर न टपक पाए। मौखिक संप्रेषण संबंधी दोष। शांत एवं सकारात्मक रवैया अपनाएं। रेडियो या टेलीविजन आदि जैसे ध्यान भंग करने वाले शोर को दूर करें।
रोगी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए उसे उसके नाम से पुकारे या उसे कोमलता से छूकर उससे बात करें। धीमी गति एवं शांति से बोलें और अपनी बात स्पष्ट एवं नम्र लहजे में कहें। 5. नींद संबंधी गड़बड़ियां। रोगी को दिन के समय सोने न दें। इसके लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाएं, जैसे समय समय पर रोगी को थोड़ी बहुत चहलकदमी करने को कहना। उसकी नियोजित क्रियाओं को पूरा करें और रोगी को एकदम सीधी अवस्था में बनाए रखें। रोगी को समय पर सुला दें और सोने से पहले उसे कुछ खास खाने, पीने और शौच के लिए जाने के व्यवहार को नियमित रूप से बनाए रखें। 2.6 हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल रोग, हेरिनेटेड इंटरवर्टिब्रल डिजीज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के हेरिनिएशन से अभिप्राय कशेरुक के बीच की डिस्क का बाहर की ओर निकल आना है, जिससे स्पाइनल तंत्रिका दब जाती है। चित्र 2.2। विवरण के लिए स्क्रीन को देखिए। चित्र 2.2 अंतराकशेरुक इंटरवर्टिब्रल डिस्क। संकेत एवं लक्षण। संबंधित अंग, इसके आकार, इसके बढ़ने की दर और इसके आसपास की संरचनाओं पर इसके असर जैसी बातों पर निर्भर करते हैं। सर्वाइकल, ग्रीवा, गर्दन, कंधों के ऊपर और स्कैपुला के भाग में दर्द और जकड़न, भुजाओं एवं सिर में दर्द, भुजाओं आदि जैसे ऊपरी भाग में सुन्नपन, भुजाओं में कमजोरी, लंबर, बैक, कमर के निचले भाग में दर्द और संवेदी, सेंसरी एवं चलने फिरने संबंधी, मोटर क्रियाओं में तरह तरह की गड़बड़ियां, कमर के निचले भाग से कूल्हों और टांगों के निचले भाग में दर्द, लंबर स्पाइन में टेढ़ापन जिससे मुद्रा दोष की उत्पत्ति। रोगी की देखभाल। जिस गद्दे पर सोए वह एकदम सख्त हो और सामान्य लंबर स्पाइन, कर्वचर, पश्चवक्रों को सहारा दे और सोने की व्यवस्था ऐसी हो कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, अर्थात उसमें लोच ना हो। स्प्लिंट, स्प्लिंट्स और सर्वाइकल कॉलरों के प्रयोग से सर्वाइकल स्पाइन सीधी बनी रहती है, अर्थात इनके प्रयोग से स्पाइन में ढीलापन नहीं आता। और दिन में झपकी लेते समय छोटे तकिए का प्रयोग करें। गर्म पानी की बोतल से सेक करे देखें। प्रैक्टिकल मैनुअल 2। कौशल 14। तीक्ष्ण लक्षणों के धीरे धीरे समापन के बाद टांग, कमर और उदरीय एब्डोमिनल पेशियों को सुदृढ़ करने के लिए सामान्य व्यायाम कार्यक्रम का अनुसरण करना। रोगी को पीछे से एकदम सीधी टेक देने वाली कुर्सी पर बैठने की सलाह देना और रीढ़ को यकायक दाएं बाएं घुमाने आदि से बचाना और रोगी को लंबे समय तक एक मुद्रा में न बिठाना। रोगी को निम्नलिखित की सलाह दे ताकि वो चोट आदि से बचा रहे। शरीर को उचित सीध में बनाए रखना। बैठने के दौरान फुटस्टूल का प्रयोग करना। गर्दन, भुजाओं एवं कंधों पर जोर न पड़े, अर्थात इससे बचने के लिए सोते समय छोटे सपाट तकिए का प्रयोग करना। कमर को अकड़न से बचाने के लिए घुटने को छाती तक उठाने वाले अभ्यास करना। नाक से घुटने को छूने का अभ्यास ताकि उदरीय पेशियों को सुदृढ़ करने के लिए कूल्हे की पेशियों को फैलाया जा सके। रोगी को सैर के दौरान कम हील वाले जूते पहनने की हिदायत देना। शल्य चिकित्सा प्राप्ति वाले मामले में सर्जन द्वारा बांधी गई पट्टियों पर ध्यान देना, क्योंकि कसी पट्टी से स्राव अधिक मात्रा में बहता है। बेड पेन के प्रयोग के बाद कमर पर बंधी पट्टियों की जांच करना, क्योंकि गीली या संदूषित पट्टी को बदलना जरूरी होता है। देखिए प्रैक्टिकल मैनुअल 2। कौशल 13। बिस्तर से उठने के लिए लॉगरोल को एक तरफ करें, स्प्लेंट को पीछे करें और गद्दे पर हाथों का सहारा लेते हुए और टांगों को बिस्तर के एक तरफ करते हुए उठकर बैठें। उदर में मूत्र एकत्र हो जाने की जांच करें और मल त्यागते समय जोर न लगाने को कहें। रोगी को कुछ विशेष क्रियाओं के लिए ही बैठने की अनुमति दें। चल फिर न पाना। हर 2 घंटों में करवट बदल दें। टांगों के हल्के फुल्के एवं चुस्त व्यायाम कराएं। टांगों में लंबी जुराबें पहनाएं। जब रोगी बिस्तर से बाहर हो तो उसके पैरों, कलाई एवं पक्षाघात से प्रभावित भाग को ढक दें। 2.7 रीढ़ की हड्डी में चोट। ये बेहद तेज चोट है। ऐसी चोट आमतौर पर गर्दन और कमर में लगने वाली चोट कहलाती है। ऐसी चोट लगने से शरीर का निचला भाग काम नहीं कर पाता। आइए अब रीढ़ की हड्डी की चोट के कुछ कारणों और संकेतों, लक्षणों की चर्चा करें। कारण: कार आदि से टकरा जाना, ऊंचाई से गिर पड़ना, बंदूक की गोली लगना, खेलकूद के दौरान चोट लगना। संकेत एवं लक्षण: रोग की पहचान कैसे करें? रोग के संकेत एवं लक्षण चोट की जगह और रीढ़ को होने वाले नुकसान की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट लगने के बाद रोगी यकायक सदमे में आ जाता है, जिससे वह निम्नलिखित संकेतों एवं लक्षणों आदि को दर्शाता है। चोट की जगह के नीचे की सभी कंकालियां स्पेलेटल पेशियों का काम करना बंद कर देना। चोट की जगह के नीचे के भाग का सुन्न हो जाना, अर्थात ऐसे भाग में न तो कोई दर्द महसूस होना और छूने, दबाने या गर्म, ठंडा आदि भी महसूस न होना। मल एवं मूत्र त्याग आदि संबंधी गड़बड़ी जैसे पेशीय नियंत्रण का अभाव। ग्रह
आधारित देखभालकर्ता के रूप में आप समझ पाएंगे कि रीढ़ की हड्डी की चोट का पूरा इतिहास कैसे लेते हैं। आप ऐसी चोट से ग्रस्त रोगी की देखभाल से जुड़ी सभी विशेष सावधानियों के बारे में भी भलीभांति जान पाएंगे। ऐसे रोगी की देखभाल के दौरान आपको बेहद नरमी वाला रुख अपनाना होगा। रीढ़ की हड्डी की चोट की देखभाल। ऐसी चोट की देखभाल बेहद जटिल किस्म की होती है क्योंकि ऐसी चोट का असर शरीर की सभी मुख्य क्रियाओं पर पड़ता है। इसके उपचार से जुड़ा लक्ष्य है रोगी को आगे इस वजह से कोई अन्य चोट लगने एवं अन्य गंभीरताओं से बचाना और स्वास्थ्य लाभ के बाद रोगी की घर लौटने की तैयारी कराना। ध्यान रखना कि स्पाइन पूर्णतया सीधी रहे, अर्थात इसमें लोच न आए। भविष्य में तंत्रीय क्षति से बचने के लिए रीढ़ का पूर्णतया स्थिर एवं अगतिशील बना रहना जरूरी है और इसमें सिर, शरीर एवं कूल्हों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। रीढ़ को सख्त सर्वाइकल कॉलर पहनकर सुरक्षित बनाए रखें। ऐसी युक्तियों के अभाव में टेक के लिए रेत की थैली या परतदार चादर को सिर के किसी भी एक ओर टिकाया जा सकता है। किसी सख्त सतह पर आराम। कैथीटर का प्रयोग। रोगी को मूत्र मार्ग के संक्रमण से बचाने के लिए कैथीटर के प्रयोग के दौरान कड़ी कीटाणुरहित तकनीक का अनुसरण करना चाहिए। रोगी को मुख से आहार, तरल पदार्थ लेना शुरू करने या गैस्ट्रो आंतीय मार्ग की क्रिया के शुरू होने तक रोगी को रबड़ की ट्यूब की सहायता से सीधे खून में तरल स्रावित किया जाता है। रोगी को कैलोरी, प्रोटीन एवं रेशे से भरपूर आहार देने की सलाह दी जाती है। किडनी में पत्थरी के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सीमित मात्रा में दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद देना और ऐसे रस देना जो मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की संभावना को घटाते हों। मल की साफ सफाई संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मल एवं अल्प मात्रा में एनिमा की हाथों से सफाई सम्मिलित है। रोगियों की श्वसन संबंधी कठिनाइयां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। रोगी में श्वसन एवं संक्रमण संबंधी जटिलता उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। उनकी यह जांच करना जरूरी है कि वे खांसी कर सकते हैं या नहीं और गहरे श्वास किस हद तक ले सकते हैं। रोगी के वायुमार्ग को अवरोध मुक्त बनाए रखने के लिए चूषण की क्रिया को आवश्यकतानुसार लागू करें। रोगी को हर 4 घंटे में ट्रैकोस्टोमी, ट्रैकियोस्टमी देखभाल प्रदान करें। रोगी के शारीरिक संकेतों, लक्षणों पर गौर करें। रोगी की त्वचा लाल होने, न होने पर गौर करें या ध्यान दें कि रोगी की त्वचा कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं है। रोगी की त्वचा की पूरी देखभाल करें और रोगी की करवट हर 2 से 4 घंटों में बदल दें। रोगी को हिलने, डुलने, मोशन संबंधी भिन्न भिन्न व्यायाम दिन में एक बार अवश्य कराएं और रोगी के शरीर के ऊपर, निचले भागों को उचित सीध में रखें। रोगी के मल में खून के धब्बों आदि की संभावना पर गौर करें। रोगी को कब्ज से बचाएं और जरूरत पड़ने पर एनिमा दें। रोगी के ब्लैडर की जांच करके संग्रहित मूत्र का पता लगाएं और रोगी के मूत्र की मात्रा का चार्ट बनाएं। और कैथीटर के प्रयोग वाले रोगी में ब्लैडर की क्रिया को बेहतर बनाने के लिए हर 4 घंटों में कैथीटर पर क्लैंप लगाएं। इससे मूत्र असंयम से बचाव होगा। 2.8 सारांश। इस इकाई में हमने मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी से संबंधित गड़बड़ियों के बारे में चर्चा की। यद्यपि तंत्रीय गड़बड़ियों का परिणाम घातक होता है, लेकिन हमें रोगी के जीवन को महत्व देते हो उसे पूरा आराम देना है ताकि उसकी जीवन दशा में यथासंभव सुधार हो। लेकिन इसके लिए हमें उसके लक्षणों पर गौर करके उसे तदनुरूप उपचार देना होगा। इस इकाई में हमने रोगी की स्वास्थ्य संबंधी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी सहायता से जुड़ी विभिन्न विधियों का भी वर्णन किया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।